अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैंने उसे ये कहकर रुखसत कर दिया कि मुझे शायद उसे गवाह बनाने की ज़रूरत पड़े। जब ज़रूरत पड़ी मैं उसे बुला लूँगा। मैं इसे फ़ौरन रुखसत करना चाहता था क्योंकि मेरा एक बड़ा ज़बरदस्त मुखबिर आया बैठा था। वो मेरे इलाके का ऊंचे दर्जे का बदमाश था। बाकायदा जुराइम पेशा नहीं था, लेकिन उसकी ज़िंदगी और उसका ज़रिया माश मुजरिमाना था। उसका मेल जोल शहर के बड़े बड़े ताजिरों और साहूकारों के साथ था। किसी की रकम कहीं फंस जाए तो ये शक निकाल लाता था। सब उससे डरते थे। पुलिस का वो माहिर और कीमती मुखबिर था। इस तरह उसने पुलिस का तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया था। कई पेचीदा वारदातों में शख्स ने मेरी बहुत मदद की थी। मैंने उसे इशारा किया कि मेरे दफ्तर में आ जाए। वो जब मेरे दफ्तर में आया तो उसके साथ एक अधेड़ उम्र की औरत भी थी। मलिक साहब, आप भी क्या याद रखेंगे? उसने दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी से अपना हाथ आगे किया और मैंने उससे हाथ मिलाया। उसने इस औरत की तरफ इशारा करके पूछा, इसे जानते हैं आप? नहीं जानता तो अब जान लूँगा। मैंने उस औरत की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, वैसे मैं इसे पहली दफ़ा ही देख रहा हूँ। मैंने इसे कहा था कि ये वारदात हो गई है, कोई खबर लाओ, मलिक साहब परेशान हैं। उसने कहा, यह बड़ी कीमती चीज़ है मलिक साहब, आप इसकी कारीगरी देखेंगे तो इसकी बाकायदा तनख्वाह मुकर्रर कर देंगे। क्यों नहीं? मैंने कहा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसकी खिदमत करूँगा। आपको मेरी ज़रूरत नहीं होगी। बाली ने कहा, मैंने अपना काम कर दिया है, असल बात इससे सुन लें। और वो मेरे साथ हाथ मिलाकर चला गया। तुम्हारा नाम क्या है? नाम तो मेरा रज़िया है, उसने कहा, लेकिन मुझे रज्जी कहते हैं। क्या खबर लाई हो? मैंने उससे पूछा और कहा कि तुम्हारी बात सुनने से पहले मैं तुम्हें पक्का वादा देता हूँ कि तुम्हारी इस खबर ने मेरे काम कर दिया तो मैं तुम्हें अपनी पक्की मुखबिर बना लूँगा। अगर बाली मुझसे ना पूछता तो मैं ये राज किसी को भी ना देती। रज्जी ने कहा, क्यों? मैंने पूछा, तुम्हें ज़्यादा उजरत मिलने की तवक्को नहीं थी क्या? नहीं, उसने कहा, पेट पालने का यही एक ज़रिया है, यह ख़त्म होने का डर है। तुम पेट पालने की फ़िक्र ना करो। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा, तुम्हारी सिफारिश बाली ने की है, समझो कि तुम्हारे लिए रोज़ी का बाइज़ ज़रिया बन गया है। अब बात करो, मैं तुम्हारा ये नुकसान पूरा कर दूँगा। बख्तियार उस रात एक बड़ी खूबसूरत और जवान औरत से मिलने वहाँ गया था। रज्जी ने कहा, उसका नाम वहीदा है और वो शादीशुदा है। तुम किस तरह यकीन से कह सकती हो? इस मुलाकात का इंतज़ाम मैंने ही किया था, रज्जी ने कहा। इस औरत ने बड़ी लंबी बात सुनाई। मैं आपको आपकी दिलचस्पी की बात सुना देता हूँ। सबसे पहले तो ये सुन लें कि रज्जी ने यह पेशा कैसे इख्तियार किया था। वो हिंदुओं की बेटी थी, नौजवानी में एक मुसलमान को दिल दे बैठी। वो उसे उस शहर में ले आया और उसे मुसलमान करके उसके साथ शादी कर ली। कुछ अर्सा खामिद ने उसे यहीं रखा। हिंदुओं ने बहुत शोर शराबा किया था, लेकिन लड़की मुसलमान होकर एक मुसलमान की बीवी बन चुकी थी। दोनों ने पुलिस के अंग्रेज़ अफसरों को दरख्वास्त देकर पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर लिया था। खामिद के साथ उसकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरती रही। कुछ अरसे के लिए खामिद इसे किसी और शहर में ले गया। चंद साल वहाँ रहकर फिर इस शहर में आ गया। रज्जी औलाद के मामले में बड़ी बदकिस्मत साबित हुई। जो भी बच्चा पैदा होता था चंद माह जिंदा रहकर मर जाता था। शहर में उन्होंने अपना मकान बना लिया था। तब वो मेरे पास आई। इससे 7-8 साल पहले उसका खामिद मर गया था। उस वक्त उसकी उम्र 30 साल से खासी ऊपर हो चुकी थी। उसका कोई सहारा न रहा। अपने माँ बाप के घर तो वो जा ही नहीं सकती थी। उसके साथ ज्यादती ये हुई कि उसके ससुराल ने भी उसे कबूल न किया जिंदा रहने के लिए। रज्जी ने लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। बड़े अच्छे जिस्म और अच्छी खासी शक्ल सूरत की औरत थी। बाज़ अफराद ने उस पर डोरे डालने शुरू कर दिए। ये अपना दामन बचाती रही, लेकिन जिंदा रहने की ज़रूरत ने उसे बाज़ रुपए पैसे वालों की अय्याशी का ज़रिया बना दिया। आखिर बाली के साथ उसकी दोस्ती हो ही गई। इसके बाद इस पर बुरी नज़र रखने की किसी को जरूरत ना हुई। रज्जी ने एक कारोबार और भी शुरू कर दिया। मैं अपनी कहानियों में इस कारोबार के मुतालिक कई बार लिख चुका हूँ। यह है पैगाम रसानी, यानी चोरी छुपे मुलाकातें कराना। इस फन में उसने महारत हासिल कर ली। चूँकि वो हंसमुख थी और बातें करना जानती थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में अपनी इज्जत पैदा कर ली। उसके खुफिया कारोबार का किसी को पता न चल सका। ऐसी औरतें आज भी शहर के गली कूचों में और महलों में देहात में पाई जाती हैं। बख्तियार ने इसे बहुत इस्तेमाल किया। इस शिकारी में
इस शिकार में वो रज्जी को खासी उजरत देकर इस्तेमाल करता था। रज्जी ने बख्तियार का दोस्ताना मुत्तहिद औरतों के साथ कराया था। अनवरी और राहिला की माँ तक पहला पैगाम रज्जी ही लेकर गई थी। अब वो एक और जवान और शादीशुदा औरत के पीछे पड़ा हुआ था। रज्जी ने कहा, यह है वहीदा। यह लड़की अनवरी और राहिला की सहेली है। बख्तियार ने मुझे बताया था कि अनवरी और राहिला के घर उसने वहीदा के साथ थोड़ी सी बेतकल्लुफी पैदा कर ली है। बाकी काम तुम कर दो। मालूम कर लेना कि वहीदा नकद चाहती है या तोहफे तहफ़ पर राजी होगी। मैंने अपनी ज़बान का कमाल दिखाया और वहीदा के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर ली। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस तक बख्तियार की बातें पहुँचाना शुरू कर दी। एक रोज़ बख्तियार ने मुझे बताया कि वहीदा के साथ उसकी मुलाकात हुई है और उसने वहीदा को अपनी नीयत के बड़े साफ इशारे दिए हैं। वो कहता था कि वहीदा हंस पड़ी थी, अगर बुरा मानती तो वो भी पता चल जाता। मैंने वहीदा के घर ज़्यादा आना जाना शुरू कर दिया। एक रोज़ बख्तियार ने मुझे कहा कि वहीदा अगर मान जाए तो किसी रात जहाँ वो चाहे मुझे बुला ले। बख्तियार ने कानों की बालियों का एक जोड़ा जो खालिस सोने का था मुझे दिया कि वहीदा तक पहुँचा दो, और वहीदा ने यह तोहफा कबूल कर लिया और मुझे अगले रोज़ आने को कहा। मैं दूसरे दिन गई तो वहीदा ने मुझे कहा कि खानका के साथ वाले खड्डों के इलाके में वो आज रात 10 बजे के लगभग पहुँच जाएगी। बख्तियार से कहना कि आ जाए। वहीदा ने कहा था कि उस रात उसका खामिद घर नहीं होगा। मैंने ये पैगाम बख्तियार को दे दिया। बख्तियार ने मुझे 5 रुपये दिए और कहने लगा कि कल तुम्हारी झोली भर दूंगा। लेकिन अगले दिन पता चला कि बख्तियार अस्पताल में पड़ा है। मैं यहाँ तक ही जानती हूँ। उसने मुझे वहीदा के घर का अता पता दिया। मैंने रज्जी से कहा कि आज से वो पुलिस की बाकायदा मुखबिर है और मैं उसकी तनख्वाह मुकर्रर करके बता दूंगा। मैंने उसे ये ताकीद करके भेज दिया कि वो किसी से जिक्र न करे कि मेरे साथ उसकी क्या बातचीत हुई है। कोई 1 घंटे बाद वहीदा मेरे सामने बैठी थी। उसका खामिद भी उसके साथ आया था। मैंने खोजी को बुलाया। वो अभी थाने में ही बैठा था। ज़रूरी नहीं कि वहीदा वही जूती पहनकर थाने आई हो जो उसने वारदात की रात पहन रखी थी। ये महज इत्तेफाक था और मेरी खुशनसीबी कि उसने वही सैंडल पहन रखे थे। खोजी ने उसकी जूती का तला देखते ही मुझे सर के इशारे से बताया कि यही खुरा था। मैंने खोजी को बाहर भेज दिया और वहीदा की तरफ तवज्जो दी। वहीदा के चेहरे पर कुदरती तौर पर घबराहट थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जो मैंने अनवरी और राहिला के चेहरों पर देखी थी। वहीदा भी इन दोनों बहनों जैसी खूबसूरत थी। औरत की खूबसूरती बड़े बड़े खौफनाक फितने जगाती है। इस खूबसूरती ने बादशाहों के तख्त उल्टे हैं। बख्तियार का वहीदा की खातिर इस तरह जख्मी हो जाना मेरे लिए हैरान कुन नहीं था। काले बुर्के में अपने सामने बैठी हुई वहीदा को देखकर मुझे अफसोस हो रहा था। एक तरफ शैतानी जज्बात थे, दूसरी तरफ सोने के तोहफों की हविस थी, और ये लोग नताइज से नावाकिफ थे। वहीदा, मैंने उससे कहा, मुझे 2 सवालों के जवाब दे दो। पहला ये कि तुम्हें बख्तियार के साथ किसने देख लिया था? दूसरा ये कि जिस आदमी ने बख्तियार पर कातलाना हमला किया था, क्या तुम उसके साथ चली गई थी? एक तीसरा सवाल भी है, तुम्हारा खामिद कहाँ है? वहीदा के चेहरे पर एक रंग आता और एक जाता था। उसने दांतों से अपने होंठ काटे, अपने एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में उलझाकर चटकाया। बेचैनी को दबाने के लिए कुछ और हरकतें भी की। तुम मुझसे कुछ नहीं छुपा सकोगी वहीदा, मैंने उससे नर्म से लहजे में कहा। तुम्हारे इर्द गिर्द ऊपर और नीचे ऐसी शहादत और सबूत का जाल बना हुआ है जिससे तुम नहीं निकल सकोगी। तुम किस किस की शहादत को झुटलाओगी? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बशर्ते कि तुम मेरी मदद करो। मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ये अल्फाज उसके मुंह से बड़ी मुश्किल से निकले। मैंने तुम्हें कब कहा है कि तुमने जुर्म किया है? मैंने कहा, मैं कह रहा हूँ कि बख्तियार पर कातलाना हमला करने वाले को तुम जानती हो। मुझे उसका नाम बता दो और निकलो यहाँ से। मैं उसे नहीं जानती, उसने कहा। क्या वो तुम्हारा खामिद नहीं था? मैंने पूछा। नहीं, उसने कहा। ज़रा सी देर चुप रही, फिर बोली, खामिद मेरे साथ था। फजूल बातें ना करो वहीदा, मैंने कहा। तुम थाने में एक थानेदार के सामने बैठी हो। तुम खामिद के साथ वापस आई थी। मैं ये तो नहीं मान सकता कि तुम बख्तियार के साथ चोरी छुपे मुलाकात के लिए गई और अपने खामिद को भी साथ ले गई थी। इतने में खोजी दरवाजे में आन खड़ा हुआ और उसने मुझे सर के इशारे से बाहर बुलाया। बरामदे से बाहर ले जाकर उसने मुझे ज़मीन पर खुरा दिखाया और कहने लगा कि यह है असल खुरा। मुश्ताक जा चुका था, उसका खुरा कुछ परे था। खोजी मुझे एक नया खुरा दिखा रहा था। मैंने इधर उधर देखा। वहीदा का खामिद हमसे चंद कदम दूर टहल रहा था। खोजी ने वहां जाकर देखा और मुझे बुलाया। मैंने वहां वही खुरे देखे। ये वहीदा के खामिद के थे जो वहां टहल रहा था।
मैंने उसे अपने साथ लिया और खोजी से कहा कि वो इसके खुरे का गौर से मुआयना करे। खोजी ने फैसला दे दिया कि मौका वारदात पर इसी का खुरा था। इसका मतलब ये था कि ये शख्स अपनी बीवी के पीछे पीछे गया था। इसे किसी तरह पता चल गया होगा कि इसकी बीवी किसी से मिलने गई है। उसने अपनी बीवी को बख्तियार के साथ देख लिया होगा। जाहिर है कि उसने बख्तियार को कुल्हाड़ी से काट दिया होगा। ये शख्स खूबरू और अच्छी हैसियत वाला लगता था। मैंने वहीं बरामदे में उसे अलग ले जाकर कहा, मैं ये तो नहीं मान सकता कि वो अपनी बीवी को एक गैर मर्द से मिलवाने के लिए रात को बाहर ले गया था। वो मुझे ये बता दे कि वो इस गैर मर्द को कत्ल करने नहीं गया था तो और क्या करने गया था। मुझे मालूम नहीं कि मेरी बीवी ने आपको क्या बताया है। उसने कहा, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि मैं वहाँ अपनी बीवी के साथ गया था। क्या तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी बीवी ने बख्तियार से मिलने का वक्त मुकर्रर कर रखा है, इसीलिए तुम्हें साथ गया था। उसने कहा, मुझे यूँ महसूस होने लगा जैसे ये शख्स बहुत ही चालाक हो या मेरा दिमाग जवाब दे गया हो। मुझे ये ख्याल भी आया कि रज्जी मुझे झूठी इतला दे गई है। हफीज़ यार, मैंने उसे कहा, क्या मुझे बता सकते हो कि हम दोनों में से कौन पागल है, या ये बता दो कि मैं शक्ल सूरत से इतना ही अहमक लगता हूँ जितना तुम मुझे समझ रहे हो। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों के दिमाग सही काम कर रहे हैं, उसने कहा। अगर बख्तियार पर कातिलाना हमला न हो जाता तो मैं और मेरी बीवी उसके साथ जो सलूक करते वो आप सुनकर लुत्फ उठाते, मगर मामला इतना संगीन हो गया है कि मैं डरता हूँ कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरी बीवी बड़ी सख्त और सच्ची औरत है। वो आपके कमरे में बैठी शायद डर रही होगी, लेकिन वो डरने वाली नहीं। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपनी बीवी से पहले आपको बताता हूँ कि मैं अपनी बीवी के साथ वहाँ किस तरह गया था। मैंने अपने लिए बेहतर ये समझा कि पहले इसकी बीवी का बयान ले लूँ। मैंने हफीज़ से कहा कि वो इंतज़ार करे, मैं उसकी पूरी बात सुनूंगा। मैं दफ्तर में जाकर वहीदा के सामने जा बैठा। वहीदा ने आखिर बयान दे ही दिया, लेकिन मेरी नज़र में ये बयान मशकूक था। वहीदा का बयान बड़ा लंबा चौड़ा था। मैं इसके ज़रूरी हिस्से सुनाता हूँ। उसने बताया कि वो अनवरी और राहिला की सहेली थी। वो कहती थी कि दोनों बहनें बड़े अच्छे अखलाक की हुआ करती थीं। उनकी माँ को वहीदा ने कभी पसंद नहीं किया था। वो दूसरों को उल्लू बनाकर खाने पीने वाली औरत थी। अनवरी और राहिला भी वहीदा के घर आया जाया करती थीं। फिर बख्तियार इन बहनों की पाकीज़ा ज़िंदगी में दाखिल हुआ। उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। वहीदा ने अनवरी को बदलते देखा। फिर देखा कि वो जब भी अनवरी से मिली, अनवरी ने बख्तियार की तारीफ़ों के पुल बांध दिए और उसकी मोहब्बत की बातें की। अनवरी खुश थी कि उसकी शादी बख्तियार से हो रही है। अपनी सहेली को खुश देखकर वहीदा भी खुश हुई। उसने अपने खामिद को बताया कि उसकी सहेली अनवरी की शादी बख्तियार से हो रही है, तो खामिद ने कहा कि बख्तियार काबिल एतबार आदमी नहीं। उसने वहीदा से कहा कि वो अनवरी को बख्तियार के साथ शादी करने से रोके। वहीदा ने अनवरी के साथ बात की तो अनवरी को वहीदा की ये बात पसंद न आई और वो खामोश हो गई। फिर वो दिन आया कि वहीदा ने अनवरी को रोते देखा। अब राहिला उसी तरह खुश थी जिस तरह कभी अनवरी खुश हुआ करती थी। वहीदा अनवरी की राज़दां भी थी। अनवरी ने उसे बताया कि उसने बख्तियार के साथ पाक मोहब्बत की थी, लेकिन बख्तियार ने मोहब्बत को पाक न रहने दिया और अनवरी ने ये सूरत हाल भी कबूल कर ली थी, मगर बख्तियार ने अनवरी से उकताकर राहिला के साथ दिल लगा लिया। वहीदा को मालूम था कि बख्तियार ने राहिला को भी इसी तरह बर्बाद करना है। वहीदा बख्तियार की बीवी को भी जानती थी। वो बड़ी अच्छी लड़की थी। अब वहीदा ने देखा कि बख्तियार एक मासूम लड़की को तलाक देकर अनवरी को धोखा दे चुका है और अब उसकी बहन के पीछे पड़ा है, तो उसके दिल में बख्तियार के खिलाफ नफरत का तूफान उठाया। वहीदा के बयान के मुताबिक बख्तियार ने वहीदा के दिल में अपनी नफरत और ज़्यादा पैदा कर दी थी। वो इस तरह कि उसने वहीदा को चंद मरतबा अनवरी और राहिला के घर देखा। उसने वहीदा के साथ बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की। वहीदा जिंदा दिल लड़की थी। उसने बख्तियार की बेतकल्लुफ़ी का बुरा न जाना और बख्तियार की नीयत को वो न समझ सकी। बख्तियार ने अपनी नीयत का इजहार एक तोहफे की सूरत में किया। वहीदा ने वो तोहफा कबूल कर लिया और अपने खामिद को जाके दिखा दिया। उसका खामिद हफीज़ बड़ा सख्त और दिलेर था। वहीदा और हफीज़ मियाँ बीवी थे, लेकिन इनमें दोस्ताना बेतकल्लुफ़ी थी। हफीज़ ने कहा कि वो बख्तियार को बाजार में फेंटी लगाएगा। वहीदा ने हंसकर कहा कि तमाशा देखते चलो कि ये शख्स क्या करता है। अगर ये और आगे बढ़ा तो इसे किसी और तरीके से जलील करेंगे। वहीदा ने मुझे तफसील से सुनाया कि बख्तियार किस तरह और आगे बढ़ा, लेकिन इनकी मुलाकात कहीं बाहर न हो सकी। बख्तियार ने रज्जी को इस्तेमाल किया। रज्जी ने बख्तियार के पैगाम वहीदा तक पहुंचाने शुरू कर दिए। उसने आखिरी तोहफा जो भेजा वो कानों की सोने की बालियां थीं।
ان کے ساتھ بختیار کا یہ پیغام تھا کہ کہیں باہر ملو۔ وحیدہ نے رجی سے کہا کہ وہ اگلے روز جواب دے گی۔ وہ دراصل اپنے خاوند کے ساتھ بات کرنا چاہتی تھی۔ اس نے خاوند سے بات کی تو خاوند نے کہا کہ کل رات اسے خانقاہ والے کھڈوں میں بلا لو۔ حفیظ اور وحیدہ نے یہ اسکیم بنائی کہ وحیدہ میدان میں کھڑی رہے گی، بختیار آئے گا تو وحیدہ اسے ایک کھڈ میں لے جائے گی۔ حفیظ قریب ہی چھپا ہوا ہوگا، وہ نکل آئے گا، پھر دونوں بختیار کو ماریں گے اور پیٹیں گے اور اس کے تمام کپڑے اتار کر جلا ڈالیں گے اور بختیار کو وہاں سے ایسا ہی بھگائیں گے۔ پھر یوں ہوا، وحیدہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ میں اور حفیظ اسی جگہ چلے گئے جہاں بختیار کو آنا تھا۔ حفیظ نیچے چلا گیا اور میں اوپر کھڑی رہی۔ چند منٹ گزرے ہوں گے کہ ایک آدمی اندھیرے میں سائے کی طرح آتا نظر آیا۔ وہ بختیار ہی ہو سکتا تھا۔ وہ مجھ سے ابھی 15-16 قدم دور ہوگا کہ اس کے پیچھے ایک اور آدمی آیا۔ اندھیرے میں اتنا ہی نظر آتا تھا کہ اس آدمی نے آگے والے آدمی کے ساتھ، جسے میں بختیار سمجھتی تھی، سر پر ڈنڈے اور لاٹھی کی ضربیں لگائیں۔ آگے والا آدمی گر پڑا۔ ادھر سے حفیظ گھر سے نکل کر میری طرف آ گیا۔ ضربیں لگانے والا آدمی وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے حفیظ کو بتایا کہ میں نے کیا دیکھا ہے۔ اس نے کہا کہ آؤ دیکھیں یہ کون ہے جو زمین پر پڑا ہے۔ ہم دونوں اس آدمی تک چلے گئے۔ وہ خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ حفیظ نے ماچس جلا کر دیکھا، وہ بختیار تھا۔ حفیظ نے کہا کہ اس بدبخت نے کسی اور کی بہن یا بیٹی پر ہاتھ ڈالا ہوگا۔ میں نے کہا چلو اچھا ہوا، اس نے کیے کی سزا پا لی ہے۔ ہم دونوں وہاں سے واپس آ گئے۔ وحیدہ کے بیان میں رجی کا جو ذکر تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میں رجی کا بیان لے چکا تھا۔ رجی نے مجھے بختیار اور وحیدہ کی ملاقاتوں اور آخری متعلق کے متعلق یہی کچھ بتایا تھا، لیکن میں وحیدہ کے سارے بیان کو صحیح نہیں کہہ سکتا تھا۔ وحیدہ کے متعلق میں نے یہ رائے قائم کر لی تھی کہ سیدھی سادی لڑکی نہیں، وہ برقعے میں تھی، لیکن برقع شرافت کا سرٹیفکیٹ نہ تھا۔ لڑکی تیز معلوم ہوتی تھی۔ وہ جب میرے پاس آئی تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ تھی، لیکن اس نے بیان خود اعتمادی بلکہ بے خوفی سے دیا۔ اس سے مجھے شک ہوا کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ مل کر ایک کہانی گھڑ لی ہے۔ میں ان دونوں کے جرم کے اس جواز کو صحیح مان سکتا تھا کہ بختیار نے وحیدہ کے ساتھ بڑی گندی دوستی لگانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا تھا کہ انہوں نے جرم نہیں کیا۔ میں نے وحیدہ کو برآمدے میں بٹھا کر ایک کانسٹیبل کو اس پر کھڑا کر دیا اور اس کے خاوند کو اندر بلایا۔ اب کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے حفیظ سے کہا۔ یہ خیال رکھنا حفیظ کہ میں تمہاری بیوی کا بیان لے چکا ہوں۔ میں نے جرح کر کے اس سے کچھ ایسی باتیں بھی کہلوا لی ہیں جو تمہارے خلاف ناقابل یقین ثبوت مہیا کرتی ہیں۔ تم بڑے عقلمند اور چالاک آدمی ہو سکتے ہو، لیکن تم خود محسوس کرو گے کہ تھانے میں ایک تھانے دار کے سامنے بیٹھ کر عقل اور چالاکی ختم ہو گئی ہے۔ بہتر ہوگا کہ سچ بات بتا دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وحیدہ عورت ہے، اس نے کہا۔ آپ نے اسے ڈرا دھمکا کر معلوم نہیں کیا کہلوا لیا ہے۔ میں آپ کو جو باتیں بتاؤں گا وہ غلط نہیں ہوں گی۔ بتاؤ، میں نے کہا۔ میں پوری توجہ سے سنوں گا۔ اس نے بالکل وہی بیان دیا جو وحیدہ نے دیا تھا۔ میں نے اپنے تجربے کے مطابق اس کے بیان میں سے کئی سوال نکالے، بہت جرح کی، اسے اس کے بیان سے بھٹکانے کے لیے بھی زبان کا جادو چلایا، لیکن وہ اپنے بیان پر قائم رہا۔ میں نے اس شخص میں بھی بے خوفی اور خود اعتمادی دیکھی، لیکن میں اتنی جلدی ان دونوں کو بے گناہ قرار دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک خیال یہ بھی آیا کہ حفیظ نے اپنی بیوی کو بتائے بغیر کسی آدمی سے کہہ دیا ہوگا کہ فلاں وقت اور فلاں جگہ بختیار جا رہا ہوگا، اسے قتل کرنا ہے۔ وحیدہ کو اپنے خاوند کے اس انتقام کا علم ہی نہیں ہوگا۔ میرے لیے ان دونوں کی کہانی صرف اس قابل تھی کہ میں داد دیتا کہ انہوں نے اچھا بیان گھڑا ہے۔ ان کے گھر کی تلاشی ضروری تھی۔ رات کے 11 بجے کے لگ بھگ کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا ضروری عملہ ساتھ لیا اور تلاشی کے لیے چل پڑا۔ حفیظ نے راستے میں میری بہت منت سماجت کی کہ میں اس کے بیان پر یقین کر لوں اور اس کے گھر کی تلاشی نہ لوں، کیونکہ اس میں اس کی بہت بے عزتی ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ مجرم ہے یا نہیں اور اس کا بیان قابل یقین ہے یا نہیں۔ مجھے اپنا دستور پورا کرنا ہے۔ اگر وہ میاں بیوی سچے ثابت ہوئے تو میں اس کے محلے میں اس پروپیگنڈے کا انتظام کر دوں گا کہ یہ دونوں بڑے شریف لوگ ہیں اور کسی دشمنی کی غلط مخبری پر ان کی تلاشی لی گئی ہے۔ تھانے دار کسی کی عزت بے عزتی کا خیال نہیں کرتے۔ جو سامنے آتا ہے اسے تھانے بھی بلایا جاتا ہے اور اس کے گھر کی تلاشی بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تھانے دار دوسروں کی عزت بے عزتی کا خیال رکھیں تو جرائم کی وہی بھرمار ہو جاتی ہے جو آج کل آپ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔
मैंने हफीज़ के महल्ले के 2 मुअज़्ज़िज़ अफराद को बुलवाने का इंतज़ाम किया और हफीज़ के घर की तलाशी ली। एक कमरे में से एक कुल्हाड़ी बरामद हुई। मैंने इस कुल्हाड़ी का नज़री मुआयना किया। उसका फल धुला हुआ नहीं था और ना ही रगड़ा हुआ था। कुछ ऐसा पता भी चलता था कि इंसानी जिस्म पर इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन वारदात में इस्तेमाल किए हुए हथियार नज़र को धोखा दे जाते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हथियार को इस्तेमाल के बाद रगड़ा और मांजा जाए ताकि खून का निशान बाकी ना रहे। कुछ देर पानी में रखने से भी हथियार का फल साफ हो जाता है। हथियार केमिकल एग्जामिनर के पास भेजे जाते हैं। इनका मुआयना लेबॉर्ट्री में फॉरेंसिक केमिकल्स के ज़रिए किया जाता है। मैंने हफीज़ को अलग करके एक बार फिर कहा कि उसने अगर बख्तियार पर कातिलाना हमला किया या कराया है तो बता दे। अब भी मैं उसे बचाने की गुंजाइश निकाल सकता हूँ। मैंने उसे ये भी कहा कि मैं बख्तियार को जानता हूँ। उसे जिस किसी ने भी कत्ल करने की कोशिश की है बिला वजह नहीं की। अगर बख्तियार कत्ल हो जाता तो मुझे खुशी होती। मैंने हफीज़ से कहा कि मेरी हमदर्दी बख्तियार की बजाय उसके साथ होगी, लेकिन हफीज़ ना माना। मैंने उसे ये भी कहा कि वो और उसकी बीवी बयान दे चुके हैं कि हफीज़ ने अपनी बीवी को बख्तियार को बाहर बुलाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये बयान वहीदा को इस जुर्म में बराबर का शरीक कर सकता है। इसके बावजूद हफीज़ ने कहा कि जो सच्ची बात थी वो कह चुका है। मैंने तलाश और बरामदगी की कागजी कार्रवाई की, इस पर मुअज़्ज़िज़ीन के दस्तखत लिए और मैं हफीज़ और वहीदा को थाने ले गया। हफीज़ को मर्दाना और वहीदा को ज़नाना हवालात में बंद कर दिया। मेरी तफ्तीश की कामयाबी का इन्हिसार केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट पर था। बहरहाल मुझे खासा इत्मीनान हुआ कि मैंने कुछ न कुछ कामयाबी हासिल कर ली है। रात के 2:30 बज चुके थे। मैं घर जाकर सो गया। सिर्फ 2 काम करने थे। एक इन दोनों का रिमांड लेना था और दूसरा ये कि कुल्हाड़ी 150 मील दूर केमिकल एग्जामिनर के पास भेजनी थी। मैं सुबह मामूल से ज़रा देर से जागा, तैयार होकर थाने आया और मुहर्रिर हेड कांस्टेबल से कहा कि हफीज़ और वहीदा का रिमांड लेने का इंतज़ाम करे। मैंने थाने के अहाते के फाटक की तरफ देखा तो एक दुबला पतला सा एक आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लिए चला आ रहा था। उसे देखकर मुझे कोफ्त हुई। उस वक्त तक अपनी सर्विस में 4 ऐसे केस मेरे पास आ चुके थे कि खामिद ने अपनी बीवी को किसी के साथ काबिल एतराज़ हालत में देख लिया तो उसकी बीवी को या बीवी और उसके आशना को कत्ल कर दिया और थाने आ गया। उसने आला कत्ल मेरे हवाले किया और बताया कि वो ये जुर्म कर आया है और लाश या लाशें फला जगह पड़ी हैं। यह आदमी भी मुझे उसी किस्म का खामिद नजर आया। मैं बरामदे में खड़ा उसे अपनी तरफ आते देखता रहा, लेकिन उसके कपड़ों पर खून के छींटे नहीं थे और जब वो मेरे करीब आया तो मैंने उसकी कुल्हाड़ी को देखा। उस पर भी खून नहीं था। वो मेरे सामने आन खड़ा हुआ। कुल्हाड़ी बाएं हाथ में लेकर उसने दायां हाथ माथे पे रखा और मुझे सलाम किया और मुझसे पूछा कि बड़े थानेदार आप हैं? मैंने उसे बताया कि हाँ मैं ही हूँ। उसने मुझे थाने चलने को कहा और मैं उसे अपने दफ्तर में ले गया। बख्तियार पर हमला मैंने किया था, उसने कहा। दूसरे दिन ये सुनकर मुझे अफसोस हुआ कि वो जिंदा है। आप मेहरबानी करें, हफीज़ और वहीदा को छोड़ दें।